फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइब्रेरी माइंड। अगर आप नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 15 जून, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 10 जुलाई और जो टीचर्स फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उन्हें टीचर्स डे के अवसर पर नेशनल अवार्ड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब सवाल ये है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। मैं सिर्फ ऑफिशियल गाइडलाइन के बेसिस पर हर सेक्शन एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और एप्लीकेशन प्रोसेस को क्लियरली समझें। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप टीचर हैं या हेड ऑफ स्कूल हैं और नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल गाइडलाइंस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इजीली चेक कर सकें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ये गाइडलाइंस आपको नेशनल अवार्ड्स टू teacher.education.government.in में भी मिल जाएगा या तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ये पेज है, इसमें गाइडलाइंस पर आपको जाना है। पेज कुछ इस तरह सा होगा जिसमें आपको कुछ सेक्शंस हैं जो कि टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आपका फाइनल अप्रूवल प्रोसेस तक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। फर्स्ट सेक्शन है, इसमें यह है कि कौन कौन टीचर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल स्कूल्स की। कैटेगरी ए के अंदर आपके आते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल, लोकल बॉडी स्कूल्स जैसे म्युनिसिपल या पंचायत स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स जो स्टेट बोर्ड या यूटी बोर्ड से एफिलिएटेड है। अगर आप इन स्कूल्स में रेगुलर टीचर हैं तो आप इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी बी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर चलने वाले सैनिक स्कूल्स, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर चलने वाले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इन इंस्टीट्यूशन के रेगुलर टीचर्स और हेड्स ऑफ स्कूल भी नेशनल टीचर्स अवार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी सी की। अगर आप किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में टीचर हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, ये स्कूल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी में कवर्ड हैं तो उससे कैटेगरी सी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैटेगरी डी की बात करें तो CISCE एफिलिएटेड स्कूल्स यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जाम से एफिलिएटेड स्कूल्स के टीचर्स भी एलिजिबल हैं, लेकिन ये स्कूल्स भी कैटेगरी ए, बी या सी में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं हम रिटायर्ड टीचर्स की। रिटायर्ड टीचर्स के लिए रूल्स क्या है। नॉर्मली रिटायर्ड टीचर्स नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर किसी टीचर ने उस कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 मंथ्स यानी 30 अप्रैल तक सर्विस दी है और बाकी सब एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है तो उसका केस कंसिडर किया जा सकता है। इसका फाइनल डिसीजन ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिया जाए। बात करते हैं कौन एलिजिबल नहीं है। इसमें आते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंस्पेक्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड द स्टाफ ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टीचर या हेडमास्टर जो भी अप्लाई कर रहे हैं इस अवार्ड के लिए वो कहीं भी प्राइवेट ट्यूशन्स में इंडल्ज नहीं होने चाहिए। मतलब प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं तो वो आपकी एलिजिबिलिटी को इफेक्ट करेगा, तो इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले इस कंडीशन को ज़रूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं मिनिमम सर्विस। मतलब आपने स्कूल में आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए। वो आपका मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। अगर आप 10 साल से कम आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। लास्ट गाइडलाइन हमारी है, ये गाइडलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और शिक्षा मित्रास नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ परमानेंट या रेगुलर अपॉइंटमेंट वाले टीचर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। देख लिया है टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन गाइडलाइंस स्टेट यूटी लेवल। इस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में 2 तरह के क्राइटेरिया रखे गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो कि 10 मिनट्स अगेंस्ट क्राइटेरिया जो कि आपका 90 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जनरली वो इन्फॉर्मेशन होती है जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के थ्रू वेरीफाई की जा सकती है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो एक्यूरेट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ होनी चाहिए। परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया जो कि 90 मार्क्स का है, उसकी हम बात करते हैं।
यही सेक्शन डिसाइड करेगा कि आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस कितनी इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल रही है। अब देखते हैं मिनिस्ट्री ने किन किन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट माना है। पॉइंट है इनिशिएटिव टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, यानी अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स, एक्स्ट्रा कोकरल एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट्स, क्विज कॉम्पिटिशन, साइंस एग्जिबिशंस, सोशल मोबिलिटी, फिजिकल कोकरल एक्टिविटीज़, ये सारी जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा जो आपने रीडिंग कैंपेन्स या स्कूल लेवल कंपटीशन ऐसे अगर आपने कुछ करवाया है, अगर आपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, तो ये आपके एवोल्यूशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन स्टेप्स की। ऑल एप्लीकेशंस वुड बी रिसीव थ्रू एन ऑनलाइन वेब पोर्टल। इसका मतलब बहुत सिंपल है, नेशनल टीचर्स अवार्ड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हर एलिजिबल टीचर को सिर्फ ऑफिशियल ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और सभी डिटेल्स केयरफुली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिट द एप्लीकेशन। और एक बात का खास ध्यान रखिए, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट से पहले सबमिट करनी होगी। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो जनरली एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती, इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करें। डॉक्यूमेंट्स रेडी होते ही एप्लीकेशन सबमिट कर देना बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर ई, जिसमें पोर्टफोलियो की बात की गई है। आपको अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना कंपलसरी है। अब सवाल आता है पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करना है। मिनिस्ट्री ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, टीचिंग टूल, एक्टिविटी रिपोर्ट्स, फील्ड विजिट रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग। पोर्टफोलियो सिंपल लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। अब हम पॉइंट नंबर एफ की बात करते हैं। हर एप्लीकेंट को एक अंडरटेकिंग यानी डिक्लेरेशन देना होगा। इस डिक्लेरेशन में टीचर या सर्टिफाई करेगा कि एप्लीकेशन में दी गई सारी इंफॉर्मेशन उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू और करेक्ट है। और अगर फ्यूचर में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन गलत, मिसलीडिंग या फॉल्स पाई जाती है तो एप्लीकेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन, फेक सर्टिफिकेट या अनसपोर्टेड क्लेम सबमिट ना करें। सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन अपलोड करें जिसका प्रॉपर अवेलेबल हो। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। बहुत से टीचर्स सोचते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो सीधा स्टेट या मिनिस्ट्री के पास चली जाती है, लेकिन ऑफिशियल प्रोसेस कुछ और ही कहता है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई और इवैल्यूएट की जाती है। चलिए ऑफिशियल गाइडलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑफिशियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ये कमेटी नेशनल टीचर्स अवार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्क्रीनिंग लेवल होती है, यानी सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन इसी कमेटी के पास जाएगी। अब देखते हैं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएससी की क्या क्या है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। इसका मतलब है कि टीचर ने एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी है, कमेटी उसकी वेरिफिकेशन करेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वेरिफिकेशन टीम्स भी बनाई जा सकती है। मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने ही काफ़ी नहीं है, कमेटी ये भी चेक करेगी कि इंफॉर्मेशन एक्चुअल रिकॉर्ड से मैच करती है या नहीं। इवैल्यूएशन एंड मार्किंग। कमेटी हर एप्लीकेंट को N-1 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मार्क्स देगी, यानी वही मार्किंग सिस्टम हर टीचर का इवैल्यूएशन ऑफिशियली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा। सर्टिफिकेशन बाय डीएससी। इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद डीएससी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। सर्टिफिकेट में कमेटी ये कंफर्म करेगी कि एप्लीकेंट को दिए गए मार्क्स प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही अवार्ड किए गए हैं। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। सिर्फ टॉप 3 एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। ये 3 नेम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू स्टेट सिलेक्शन कमेटी को फॉरवर्ड किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ नेम्स ही नहीं, हर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट साथ विजिलेंस क्लियरिंग सर्टिफिकेट्स भी भेजा जाएगा। इस सर्टिफिकेट का पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी या विजिलेंस मैटर पेंडिंग ना हो। सो मोटो रिकमेंडेशन। ऑफिशियल गाइडलाइंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन भी दिया गया। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी खुद भी मैक्सिमम एक आउटस्टैंडिंग टीचर का नाम रिकमेंड कर सकती है, चाहे उस टीचर ने नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो किया हो या ना किया हो। इस प्रोविजन में स्पेशल एजुकेटर्स और डिफरेंटली एबल्ड टीचर्स या हेड ऑफ स्कूल्स को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उनका इवैल्यूएशन भी N-1 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। यानी रिकमेंडेशन स्पेशल हो सकती है लेकिन इवैल्यूएशन प्रोसेस सेम रहेगा। डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ टीचिंग।
टीचर्स के परफॉर्मेंस को अलग अलग स्ट्रीम्स में भी कंसिडर कर सकती है, जैसे साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और अन्य एकेडमिक स्ट्रीम्स। इसका मतलब नेशनल टीचर्स अवार्ड सिर्फ क्लासरूम एकेडमिक सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए ही नहीं, अगर किसी टीचर ने अपने सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसके वर्क को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा सकती है। हम आते हैं स्टेट लेवल कमेटी की बात करते हैं कि स्टेट लेवल कमेटी में क्या कहा गया है। ये कमेटी स्टेट लेवल पर कैंडिडेट्स का इवैल्यूएशन करती है और नेशनल लेवल के लिए फाइनल रिकमेंडेशन भेजती है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट काम रीवेरिफिकेशन, यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी से जो एप्लीकेंट आती है, स्टेट इलेक्शन कमेटी उन एप्लीकेशंस के इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और अवॉर्डेड मार्क्स को दोबारा वेरीफाई करे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए एक मैक्सिमम कोटा फिक्स होता है। ये कोटा एनेक्सर 3 में दिया गया है। मतलब स्टेट जितने भी कैंडिडेट्स रिकमेंड करना चाहे वो अलॉटेड मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा रिकमेंडेशंस नहीं भेज सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टेट को 4 नॉमिनेशंस अलॉट हैं तो स्टेट सिलेक्शन कमेटी मैक्सिमम 4 कैंडिडेट्स ही नेशनल लेवल तक। स्टेट सिलेक्शन कमेटी इन कैंडिडेट्स के नेम ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी को फॉरवर्ड करती है। यहीं से नेशनल लेवल इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी होती है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रीजनल स्टेट कमेटी का सिस्टम होता है। ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल लेवल पर एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करती है। जैसा स्टेट लेवल कमेटी का प्रोसेस होता है, वैसे ही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी रीजनल कमेटी का सेम प्रोसेस होता है। इसमें भी 3 नेम्स फॉरवर्ड किए जाते हैं। सारे वेरिफिकेशन होने के बाद इसमें भी आरएससी में टेक इनटू अकाउंट परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स विद साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी की। जैसे केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, एकलव्य मॉडल स्कूल, रीजनल सिलेक्शन कमेटी से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन इसी कमेटी के पास आती है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का फाइनल स्क्रीनिंग स्टेज है। अब मेजर फंक्शंस जो ओएससी के हैं वो रीवेरिफिकेशन। सबसे पहले काम है रीवेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और मार्क्स। यानी रीजनल सिलेक्शन कमेटी से जो शॉर्टलिस्टेड नॉमिनेशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन कमेटी उन सभी डॉक्यूमेंट्स और अवार्ड्स, मार्क्स को दोबारा वेरीफाई करती है। ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी फॉरवर्ड करते हैं जूरी पैनल को, जो कि इसी स्टेज के बाद कैंडिडेट्स नेशनल टीचर अवार्ड के फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेशनल जूरी पैनल को। इसमें बताया गया है कि जूरी पैनल में 5 मेंबर्स होते हैं। यानी फाइनल एवैल्यूएशन किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा नहीं बल्कि 5 एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स की कमेटी के द्वारा किया जाता है। इससे सिलेक्शन प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट और बैलेंस बन जाता है। वाई इज इट कॉल्ड इंडिपेंडेंट जूरी? इस कमेटी को इंडिपेंडेंट जूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका रोल इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना होता है। इस स्टेज पर कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन, अचीवमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और इवैल्यूएशन रिकॉर्ड्स को नेशनल लेवल पर रिव्यू किया जाता है। फाइनल डिसीजन मेरिट, वेरीफाइड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल इवैल्यूएशन प्रोसेस के बेसिस पर लिया जाता है। अब फाइनल अप्रूवल प्रोसेस की, जिसमें दिया गया है इंडिपेंडेंट जूरी एट नेशनल लेवल। जो इंडिपेंडेंट जूरी पैनल होती है वो अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करती है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल अप्रूवल के ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ही देते हैं। अब सेकेंड पॉइंट बी में दिया गया है अवॉर्डीज और उनके एक कंपेनियन के लिए ट्रैवल अलाउंस टीए और डेली अलाउंस डीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी टीचर का सिलेक्शन नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए होता है और उन्हें अवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना हो तो उनके ट्रैवल और एलिजिबल डेली एक्सपेंसेस का पेमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मेंशन की गई है, टीए डीए का इंटाइटलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर एंट्री लेवल के इक्विवेलेंट होगा। इन शॉर्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद के जो चरण हैं वो ये हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा आपका फॉर्म, फिर वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर स्टेट सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, फिर इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी के पास जाएगा, फिर रिकमेंडेशन मिनिस्टर्स को दिया जाएगा आपका रिकमेंडेशन, फिर फाइनल अप्रूवल के लिए ये सेलेक्ट होगा। ऐसा ही सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या एनवीएस है, केवीएस है, आपका ट्राइबल अफेयर्स के जो जितने स्कूल्स हैं जो सेंट्रल पे हैं, उनका जो प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद रीजनल सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, फिर नेशनल जूरी के पास जाएगा, फिर रिकमेंडेशंस के लिए जाएगा, फिर फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। तो ये इन शॉर्ट का हमने एक प्रोसेस देखा।
ये थी गाइडलाइंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं एवेल्यूएशन मैट्रिक्स एनेक्जर 1, एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3 को भी इसी तरह एक्सप्लेन करूँ इन सिंपल लैंग्वेज में, तो कमेंट पर ज़रूर लिखिए पार्ट 2।